क्या बोला? हाइजेनबर्ग की मॉडल ने क्या बोला कि भाई इट इज नॉट पॉसिबल कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या वेलोसिटी बता पाए। और अगर हम दोनों को एक साथ बताने की कोशिश करेंगे तो एब्सोल्युटली देयर विल बी सम एरर इन कैलकुलेटिंग बोथ द स्पीड एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उस बेसिस पे हमारा क्वांटम मॉडल आया और बोहर का मॉडल फेल हुआ। क्योंकि बोहर के मॉडल ने क्या बोला था? बोहर के मॉडल ने बोला था कि भाई अगर मेरे पास ये एटम है और ये न्यूक्लियस है, तो उसने तो वेल डिफाइंड डिस्क्रीट सेल्स बोली थी। उसने तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन इस सेल में रहेगा, इसमें रहेगा, इसमें रहेगा, लाइक दैट। तो अगर इलेक्ट्रॉन के सेल में रह रहा है, एल में रह रहा है, एम में रह रहा है, आया ना? तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रॉपर वेल डिफाइंड सेल्स थी। लेकिन बाद में ये समझ आया कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। और अब आपको ये समझना है कि एक्चुअली न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका इलेक्ट्रॉन नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन की वेव चलती है। क्या चलती है? इलेक्ट्रॉन की वेव चलती है। तो ऐसा माना गया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे बोलते हैं ना, वो नहीं देखते हम कि जो स्टफ्ड बलून्स होते हैं कि बलून के अंदर उन्होंने कोई टेडी बियर डाल दिया। तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट में ऐसे सारे बलून्स आते हैं कि वी हैव दिस बलून, राइट? तो होगा क्या, मुझे बताइए कि एक बलून, उसके अंदर फिर दूसरा बलून, फिर तीसरा बलून, ऐसे बलून आते हैं कि नहीं आते? इन द सिमिलर मैनर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई देखो, जो तुम ये सोच रहे हो ना, जो तुम ये सोच रहे हो कि हमारे पास यहाँ एक न्यूक्लियस है, ठीक है? और क्योंकि हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा शेल है? के शेल है। फिर यहाँ पे मेरे पास यहाँ कौन सा शेल है? एल शेल है। यहाँ पे मेरे पास कौन सा शेल है? एम शेल है। तो अब हम ये मान के चलेंगे कि शेल एक तरह से खुल गई है। और अब शेल ये रास्ता नहीं है, शेल ये रास्ता नहीं है। शेल इज अ स्पेस नाउ। अर्लियर बोर के टाइम पे शेल यूज टू बी एन ऑर्बिट। इट यूज टू बी एन इमेजिनरी पाथ जिस पे इलेक्ट्रॉन चलता हुआ माना जाएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कौन है? इस जगह से लेके इस जगह तक के बीच की दूरी, ये पूरी खाली जगह को क्या बोला जाएगा? And it's a 3D space. I hope you're understanding when I'm saying 3D space. That means what? When I'm saying it's a 3D space, that basically means what? It means that. It means that कि हमारे पास यहाँ पर ये एक स्फेरिकल बॉडी है ना? तो एटम इज स्फेरिकल। तो अगर आप सोचो एटम एक स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब क्या है कि कहाँ से कहाँ तक इस छोटी बॉल के, मान लो ये छोटी सी कॉस्को की बॉल है, तो कॉस्को की बॉल से लेके वॉलीबॉल तक के बीच की जो दूरी है, इन 3D डायरेक्शन। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसा सा कुछ बॉल है ना? ऐसा। और दूसरा जो शेल है वो इसके चारों तरफ ऐसे। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेस है तीनों डायरेक्शन में। समझ में आ रही है वेदांत को? ये सारी की सारी जो खाली जगह मेरी है, ये सारी की सारी जो खाली जगह मेरी है, this space will be called as what? This space will be called as what? This is going to be called as my orbital. Or I will be calling this place as a principal shell. What is a principal shell now? वो पूरी जगह जो, तो आप ऐसे समझो कि जैसे बलून में बलून है, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर ये एक बलून है और उसके अंदर एक दूसरा बलून है, तो आपको समझ में आ रहा है कि 3D शेप में लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप बॉटम जितनी भी खाली जगह है उसको आप प्रिंसिपल शेल बोलते हैं। क्या बोल रहे हो उसको? उसको आप प्रिंसिपल शेल बोल रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं बताइए? Yes, ma'am. आई यू अंडरस्टैंडिंग? इज दिस पार्ट क्लियर? गॉट द पॉइंट? गॉट? Yes, ma'am. तो हम यहाँ से ये समझे कि भाई हुआ क्या। अब आप लॉजिकली सोचो, जो हम बोहर का मॉडल पढ़ाते हैं हम उसमें क्या बोलते हैं कि ये रहा न्यूक्लियस, फिर ये रही मेरी के शेल, फिर ये रही मेरी एल शेल, फिर ये रही मेरी एम शेल, हाँ है ना?
तो हम क्या बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन के शेल में चल रहा है और जब इलेक्ट्रॉन एल शेल में चल रहा है, बीच में यहाँ पे खाली जगह है, तो वो हमारे क्वांटम मॉडल के अंदर, ये कौन सा मॉडल था, बोहर मॉडल है। तो बोहर मॉडल में बोल रहे थे कि भाई अगर ये के शेल है और ये मेरे पास एन शेल है, तो के और एन शेल के बीच में खाली जगह है जिसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आ सकता। उसका कारण क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो इस खाली जगह में बीच में मैंने पॉइंट ए पे डाल दिया, तो होगा क्या कि पॉइंट इलेक्ट्रॉन डाल दूंगी, तो ये रेड वाला इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन दे रहा है, ब्लू वाला भी रिपल्शन दे रहा है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन का रहना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्वांटम मॉडल की बात करूं, तो क्वांटम मॉडल के हिसाब से क्या होगा मुझे बताइए, कि क्वांटम मॉडल के हिसाब से क्या होगा मुझे बताइए, कि मेरे पास अब की बार एक एटम है, और क्वांटम मॉडल इज क्वाइट अ मैथमेटिकल एंड रियलिस्टिक मॉडल। तो इसने क्या बोला कि एटम स्फेरिकल है, और स्फेरिकल भी ऐसा कि एक बड़े स्फीयर के अंदर छोटा स्फीयर के अंदर छोटा स्फीयर, जैसे जैसे तो अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस मान लो टेनिस की बॉल है, उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये जगह आई बेटा, और ये जगह हमारी कैसी जगह आई मुझे बताइए, ये जगह हमारी आई यहाँ से लेकर यहाँ तक। बात समझ में आ गई। एज अ रिजल्ट होगा क्या कि पूरा ये पूरा ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये पूरी खाली जगह। तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज गोइंग टू बी माय प्रिंसिपल शेल 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक इज गोइंग टू बी माय प्रिंसिपल शेल 1, और इसके बीच की जो ये खाली जगह है, ये वो जगह है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो दिस स्पेस विच आई एम शेडिंग विद द ब्लू कलर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस स्पेस, is actually corresponding to this place, is actually corresponding to this place. ये प्लेस जो दो शेल्स के बीच में है, जिसके अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता। कंसेप्ट समझ में आया तो बताइए। Yes, ma'am. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, शेल आ जाएगी, देखिएगा फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर से ये शेल आ जाएगी, और ये शेल मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से है। अगर मेरे पास यहाँ तक एक दो तीसरी शेल ऐसी है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक शेल इस तरीके से है, तो ये भी मेरा कैसा प्लेन है जहाँ पे नेवर इलेक्ट्रॉन शैल बी फाउंड, एंड सच अ प्लेन वेयर द probability of finding an electron is zero is called a nodal plane। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नोडल प्लेन। तो ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है ना, जहां पर भी नहीं मिलता। क्यों भाई, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रहते होंगे, अब आप लॉजिकली समझो, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ रहते होंगे, इस एरिया में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे रहते होंगे ऑरेंज एरिया में, ये पूरी प्रिंसिपल चैनल है आपके पास, इसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, उनमें क्या आ जाएगी मुझे बताइए, उनमें आ जाएगी रिपल्शन, और उनकी रिपल्शन के कारण इस स्टेरिक एरिया के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रहे आसानी से नहीं पाएगा। क्या मेरी बात समझ रही है? इनकी वजह से इस स्टेरिक एरिया में कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से रह नहीं पाएगा, ठीक है। So such a plane is called as my nodal plane. Are you understanding my point? Yes, अब ma'am. अगर हम ध्यान से देखें, तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट प्रिंसिपल शेल, दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड प्रिंसिपल शेल, एंड लाइक दैट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बच्ची ये क्या हो गया मेरा, दिस इज गोइंग टू बी माय थर्ड प्रिंसिपल शेल। तो यहाँ पे ना एन को हम क्या बोलते हैं, छोटा एन जब हम लिखते हैं, एक्चुअली दिस इज एन को बोला जाता है प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वैल्यू ऑफ एन हमें क्या बताती है, वैल्यू ऑफ एन हमें बताती है कि जितनी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन उतनी दूर वाली सेल में प्रेजेंट है।
मान लो मैंने बोला कि n इक्वल टू 1, तो आप समझ गए कि भैया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में है। आया ना? आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन इस एरिया में घूम रहे हैं, इसमें। अगर आप बोल रहे हैं n इज इक्वल टू 2 है, मतलब अगर आप ये सुनो, Yes, ma'am. लाइक दैट, तो हम यहाँ से क्या समझे, मुझे बताइए, हम यहाँ से क्या समझे कि 1 2 3 ऐसी ऐसी जो बनते हैं, और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस तो पड़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। आई यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? द आइडिया, वैल्यू ऑफ एन का बढ़ना, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ना। कंसेप्ट, इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जैसे, Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज द आइडिया। As the distance of the electron from the nucleus increases, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट रहा है। अब कहानी यहाँ पे क्या है, ध्यान समझिए। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल शेल होती है ना, वो काफी छोटी होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल शेल। एंड आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जो, जैसे मान, हम किसी सिटी में रहते हैं और वो सिटी बहुत बड़ी है, तो अगर वो सिटी बहुत बड़ी है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको छोटे छोटे सेक्टर्स में बांट देती है ना? तो बड़ी सिटी को किसमें बांट दिया, छोटे सेक्टर में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि भाई बड़ी सिटी को छोटे सेक्टर में बांटा, तो मान लो मैंने ऐसे बोला कि भाई सेक्टर 1 सबसे छोटा है, सेक्टर 2 थोड़ा उससे बड़ा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे सेक्टर बढ़ रहा है, सेक्टर 3 और बड़ा है। और जितना सेक्टर बड़ा होता जाएगा, उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। तो हमारे सेक्टर में कौन रहते हैं, रेसिडेंट्स रहते हैं। तो आप ये समझो कि अगर मान लो सेक्टर 1 है, तो सेक्टर 1 में आप ऐसे मान के चलो कि भाई ना इतना छोटा सेक्टर है कि उसमें एक ही घर है। लेकिन जो सेक्टर 2 है, उसमें एक स्ट्रीट है और उसमें 2 घर बने पड़े हैं। सेक्टर 3 में ऐसे करते करते 3 गलियां हैं, और 3 गली के अंदर हर गली के लेफ्ट एंड राइट में स्ट्रीट पे घर बने हुए हैं। फिर हम क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास क्या आ गया, एन इज इक्वल टू 1 है ना? तो जैसे जैसे सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ स्ट्रीट्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि सेक्टर का एरिया बढ़ता जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट ऑफ? Yes, ma'am. दिस इज पार्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, बताइए, बताइए। So the idea here is that that जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके स्पेस भी बढ़ेगी, है ना? तो सेक्टर 10 में 10 स्ट्रीट्स है, तो जितनी स्ट्रीट बढ़ेंगी उतने उसके लेफ्ट एंड राइट में नंबर ऑफ हाउसेज भी बढ़ेंगे, घर बढ़ेंगे तो उसमें रहने वाले रेसिडेंट्स भी बढ़ेंगे। आई यू अंडरस्टैंड? हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास n is equals to 1, this is going to be n is equals to 2, this is going to be n is equals to 3, like that. Got the point? Yes, ma'am. क्या करना है, तो सेक्टर 1 में था ऐसे ही, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के अंदर यही है जो मेरा है, n इज इक्वल टू 1 के अंदर यही है जो है, यही है, एक ही घर है, यही है, यही प्रिंसिपल सेल है, यही ऑर्बिट है, यही ऑर्बिटल है, सब कुछ यही है जो खाली जगह है। लेकिन n इज इक्वल टू 2 में क्या है, n इज इक्वल टू 2 में, n इज इक्वल टू 2 में हमारे पास क्या है,
एक जगह आगे की है ये वाली, इसके पार्टीशन हुए पड़े, ये वाली है, ये उसी का हिस्सा है n इज इक्वल टू 2 का, लेकिन ये 2 की पहली गली है, और ये स्काई ब्लू वाला ये दूसरी गली है। तो सेकंड सेक्टर में 2 गली है, क्योंकि उसकी जगह बड़ी है, क्योंकि उसकी जगह बड़ी है तो उसमें रहने वाले हैं ये। आई बात समझ? तो इसका मतलब देयर इज नो स्टार्ट बाउंड्री, ठीक है, लेकिन 2 गलियां हैं। तो मैं ग्रीन वाले को क्या बोलूंगी, मैं इस ग्रीन वाले को बोलूंगी ये है गली नंबर 2 का 0, जैसे बोलते हैं ना, सेक्टर सेक्टर 31 ए एंड सेक्टर 31 बी, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। सेक्टर के भी, क्योंकि बड़ा सेक्टर है तो उसको भी ब्लॉक्स में बांट दिया। ऐसे ही प्रिंसिपल शेल बड़ी है क्योंकि, तो दिस इज 2.0 पार्ट यहाँ तक, और उसके आगे वाला पार्ट है 2.1। क्या मेरी बात समझ आई? तो यहाँ पे जो इनर सब सेल है, तो ये बड़ी प्रिंसिपल सेल है, ये यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड n इज इक्वल टू 2, और ये है मेरे पास, ये है मेरे पास प्रिंसिपल सेल। और ये क्या है इसका छोटा सा हिस्सा, क्या है छोटा सा हिस्सा इसका है सब सेल। ये छोटा सा हिस्सा इसका क्या है, सब सेल। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो प्रिंसिपल सेल का छोटा सा हिस्सा। तो कितनी सब सेल्स हो गई हमारी प्रिंसिपल सेल 2 में? बेटा 2.0 इज फर्स्ट सब सेल एंड 2.1 is second subset. Are you understanding? This is going to be my second subset. अब इसी तरीके से आप देखिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है? Is this concept clear or not? Just tell me. Yes, ma'am. Got the point? Yes, ma'am. Now the idea is third principal cell में और जगह खाली है। तो अगर थर्ड प्रिंसिपल सेल में और खाली है तो इसका मतलब क्या है मुझे बताइए? तो इसका मतलब क्या है मुझे बताइए? बताइए कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थर्ड प्रिंसिपल सेल है तो उसमें और जगह खाली है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ये, देखो ध्यान से, एज अ रिजल्ट व्हाट यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, ये जो है ये फर्स्ट एरिया 3.0, are you understanding? This is going to be what? This is going to be 3.0। फिर क्या आएगी अपने पास? उसके पीछे का एक एरिया आ जाएगा, that would be my 3.1। Got the point? Got it? एंड उसके पीछे हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3.2। कहने का मतलब थर्ड सेक्टर में 13 गलियां, फोर्थ सेक्टर में 4 गलियां, तो ये एरिया हो गया मेरा 3.0। दिस प्लेस हियर इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी 3.1 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3.2। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. ऑलराइट, so that's the idea। Got it? So the idea here is that we are going to have n is equals to like that. So basically, third principal cell will have 3 subshells. You understand? So now you understand that if I talk about the first principal cell, if I talk about the first principal cell, what does that mean? बताइए। This is going to be 1.0, और ये जो 1.0 है ना,
ये जो 1.0 है, यही प्रिंसिपल सेल है और यही सब सेल है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि एरिया इतना छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे कि यही प्रिंसिपल सेल है मेरे लिए और यही मेरा सब सेल है। यस और नो? इज इट क्लियर? तो Yes, अगर ma'am. फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल देती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल देती हूँ कि मेरे पास n का वैल्यू है 1, तो आप बताओ ये मेरा प्रिंसिपल सेल हुआ। और n का वैल्यू 1 मतलब इट्स स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सेल, इट्स द स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सेल। तो n का वैल्यू 1 इज द स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सेल, तो इसका मतलब क्या है बताइए? दिस इज गोइंग टू बी 1.0 एंड दैट इज गोइंग टू बी माय सबसेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अगर n का वैल्यू इज 2, तो माय दिस इज गोइंग टू बी माय प्रिंसिपल सेल 2। दिस इज गोइंग टू बी माय प्रिंसिपल सेल 2। तो मैं क्या लिखूंगी? प्रिंसिपल सेल 2 में 2.0 इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट सबसेल एंड 2.1 इज गोइंग टू बी माय सेकंड सबसेल। ऐसे ही n is equals to 3 के लिए क्या होगा? 3.0 is going to be my first subshell, 3.1 is going to be my second subshell, and 3.2 is going to be my third subshell. So like that, till 6 principal shell or 7 principal shell you should be able to know. तो अगर n का वैल्यू मेरे पास 4 है, तो क्या वैल्यू देगा सबशेल का? 4.0, क्योंकि जैसे जैसे शेल बढ़ रही है उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। यू अंडरस्टैंड? Then it is going to be 4.1, then 4.2, and then 4.3. Correct? Similarly, when n is equals to 4, 5, it is going to be 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, like that. तो एक्चुअली क्या हुआ? ये तो साइंटिस्ट की लैंग्वेज थी, अब दुनिया वालों को कैसे बताएं? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, जब जब एरिया डिवाइड होते हैं ना किसी सेक्टर के, तो इंटरनली मार्केट एरिया वाइज होती है कि किसको ब्लॉक ए बोलना है जो सबसे बड़ा ब्लॉक है, किसको ब्लॉक भी बोलना है जो थोड़ा छोटा ब्लॉक है, लाइक दैट। सेक्टर के अंदर भी ब्लॉक्स काटे जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, तो क्या हो सकता है? मुझे बताइए, बताइए। उस हिसाब से अगर देखें तो क्या हो सकता है कि मैम एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू इज लाइक दैट 4, 5, 6, 7, लाइक दैट। तो हम यहाँ पर क्या बोले कि दुनिया वालों के लिए क्या बताया गया? दुनिया वालों के लिए इनको नाम दे दिए गए, जैसे हम बोलते हैं 31A, बट ए इंटरनली उसकी वैल्यू कैसे टू द बिगेस्ट एरिया ऑफ द सेक्टर, 31B टू द सेकंड मोस्ट बिगेस्ट एरिया इन द सेक्टर। तो ऐसे ही इसको बोला गया, ऐसे बोला गया n.l। तो l दूसरा क्वांटम नंबर है जो विच सबसेल इज द इलेक्ट्रॉन है। तो l tells me the type of substance, l is a quantum number in the types of substance। तो l की वैल्यू अगर जीरो है ना, तो दुनिया वालों को यह समझाया गया कि भैया देखो, अगर l की वैल्यू जीरो है तो उसका हमने एक अल्फाबेटिकल नाम रख दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्स सबसेल। अगर l की वैल्यू सबसेल, सबसेल। अगर l की वैल्यू 2 है तो उसका नाम बन गया सेल। अगर l की वैल्यू 3 है तो उसका नाम सबसेल, एंड लाइक दैट। l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 के हिसाब से डिसाइड होता है क्या? इस सबसेल का नाम क्या है? अगर l की वैल्यू 4 है तो उसका नाम बन गया जी सबसेल, तो हम l की वैल्यू 4 तक पढ़ेंगे। तो दुनिया वालों को क्या बोला गया कि भैया इसके अंदर है 2s, 2p। थर्ड प्रिंसिपल सेल में कौन कौन सा सबसेल? 3p एंड 3d। इसमें कितना मिल रहा है? 1s। ये मिल रहा है 4s, 4p, 4d एंड 4f। क्या मैं राइट हूँ? ये मिल रहा है 5s, 5d, 5f, 5g। तो हम लिख समझेंगे 5.0, लेकिन जीरो का मतलब होता है एस सबसेल, 1 का मतलब होता है पी सबसेल, 2 का मतलब होता है डी सबसेल, 3 का मतलब होता है एफ सबसेल।
4 का मतलब होता है जी सबशेल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट लाइक दैट? So we are going to have 2.0, 2.1 like that. Are we understanding this part or not? Yes, ma'am. Got it? Yes, ma'am. Okay, so अब अगर मैं इससे बोलती हूँ, अब बोलती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन ना मैम 2s में है और एक इलेक्ट्रॉन 2p में है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है? दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। एक इलेक्ट्रॉन 2p में, एक इलेक्ट्रॉन 2s में। कौन सा इलेक्ट्रॉन, देखो है तो दोनों सेकंड प्रिंसिपल सेल के ही, चाहे वो इलेक्ट्रॉन 2s का हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन 2p में हो। भाई मैं ऐसे बोलूं कि भाई आई बिलोंग टू सेक्टर 31A और एक बच्चा बोल रहा है कि आई गो टू 31B, है तो सेक्टर 31 ही, ब्लॉक ही तो अलग अलग है। ऐसे ही, ऐसे ही 2s का इलेक्ट्रॉन और 2p का इलेक्ट्रॉन, तो कौन न्यूक्लियस के पास ज्यादा है? बोलो, कौन न्यूक्लियस के पास ज्यादा है? क्लोज है 2s का इलेक्ट्रॉन, और 2p का इलेक्ट्रॉन इतना क्लोज नहीं है। तो किस पे न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा? वेस्ट पे। और किस पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा? 2p पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइए? Yes, ma'am. Yes or no? So the idea here is what? The idea here is that we're going to have 2s and we're going to have 2p. Similarly, we're going to have 3s, 3p, and 3d. Are you understanding my point? Got the point? So Yes, ma'am. ideally, carrying 3.1 and 3.2. Any doubts in this? And Got the point? yes, ma'am. Got it? Exactly. So now, जैसे जैसे एरियाज बढ़ेंगे, जैसे जैसे एरियाज बढ़ेंगे, वैसे वैसे वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जैसे सेल साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी या मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे कि अब आप देखो, एक रूल क्या कहते हैं, ध्यान समझिएगा। और अगर मान लो मुझे ये समझ आ गया कि भाई वो जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक भी बहुत बड़ा है, तो हम उस ब्लॉक को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, है ना? कि ब्लॉक की पार्ट 1, ब्लॉक की पार्ट 2, लाइक दैट। तो लाइक दैट व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट टेल मी, लाइक दैट व्हाट इज हैपनिंग, कि मैम जब भी हम एटम में बात करें, तो अगर हमारा प्रिंसिपल सेल है, तो उस प्रिंसिपल सेल के अंदर होता है बेटा, तो सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में इवेंचुअली रहता है इलेक्ट्रॉन। तो वैसे समझो कि अगर तुम मेरा एड्रेस पूछने गए, तो मैं तुमको क्या बोलूंगी कि बेटा सेक्टर 31 आ जाओ। सेक्टर 31 में ना यू हैव टू कम इन। ठीक है, तो पहले मैं तुमको बोलूंगी बेटा गुड़गांव आ जाओ। गुड़गांव में सेक्टर 31 के, है ना, ब्लॉक ए के, ब्लॉक ए में 5 सीट्स हैं, तो ब्लॉक ए के थर्ड सीट पे आ जाओ। और उस थर्ड सीट पे जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो उस थर्ड सीट पे जो पहला घर है वो मेरा। तो क्या सेक्टर में ब्लॉक है? क्या ब्लॉक में सीट है? कितनी सीट्स है? 5 सीट्स है। उस 5 में से कोई थर्ड ऐसी है जिसमें मेरा घर, और उस घर में मैं तुमको मिलूंगी। बात समझ नहीं? तो बेसिकली व्हाट वाज द यूसेज ऑफ दीज क्वांटम नंबर्स? The usage of these quantum numbers was what? That it was designed, or it was kind of formulated to tell the address of the electron. Tell the address of the electron. कि उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस उनको बताना है, उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस उन्हें बताना है, समझ रहे हो? तो अगर उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस उन्हें बताना है, तो ये बताना पड़ेगा ना कि कौन सी प्रिंसिपल शेल, उस प्रिंसिपल शेल का कौन सा सब शेल, है ना?
और उस सब शेल में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, उस सब शेल में भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन सी जगह पे वो इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये बोलते हैं कि जब मेरे पास शेल छोटी है, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए। तो अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, तो ये मेरे पास n=1 है, और फिर नोडल प्लेन है, मतलब 1 में आएंगे इलेक्ट्रॉन और फिर नोडल प्लेन। फिर सेकंड प्रिंसिपल शेल है, और सेकंड प्रिंसिपल शेल के बाद फिर से एक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाता। फिर थर्ड प्रिंसिपल शेल। गेट द पॉइंट, Yes, ma'am. लाइक दैट। तो मैं ये बोल रही हूँ कि भाई देखो, जो फर्स्ट प्रिंसिपल शेल है भाई, वही n=1 है, और वही l=0 भी है, और वही मेरे सबशेल भी है, वही मेरा ऑर्बिटल है। फर्स्ट प्रिंसिपल शेल इतनी छोटी है कि इसको बांटना और फिर बोलना जी इसके अंदर कुछ और है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गॉट द पॉइंट। लेकिन द आइडिया इज कि सेकंड प्रिंसिपल शेल में हमने पार्टीशन करे। अब पार्टीशन जब करे, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जब हमने पार्टीशन कर दिए, तो होगा क्या, कि ये मेरे पास n=1 है, और ये वाला एरिया मेरा 2.0 है, मतलब 2s है, n.l। तो 2.0 में 2 बताता है प्रिंसिपल शेल, 0 बताता है सबशेल। n बताता है प्रिंसिपल शेल, l बताता है सब शेल। तो हमें क्या मिला बच्चे, हमें मिला कि मैम ये n=1 है, ये 2.0 है, और ये 2.1 है। लेकिन ये 2.1 भी काफी बड़ा खाली स्पेस है। तो 2.1 में क्या होगा, इसमें एरियाज बांट दिए गए कि भाई जब इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो पहली बात आप बात समझो, इलेक्ट्रॉन जब चलता है ना, l=0 में, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल सेल में, यानी कि 2s में हो चाहे 1s में हो, चाहे 3s में हो चाहे 4s में हो, एस सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल तो घूमेगा, पर कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं घूमेगा। उसका मन करेगा मैं ऐसे घूमूंगा, मैं ऐसे घूमूंगा, घूमते घूमते अपनी पलट लेगा डायरेक्शन, ऐसे घूमूंगा, ऐसे घूमूंगा, कैसे भी घूम लेगा। ठीक है। So electron behaves in a very different way. That electron will basically do what? कि वो गोल 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 घूमेगा। फंडा समझ में आया? Yes, ma'am. Got it? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पी में घूमता है, अब एक बात बता, मान ले ये एक छोटे गोले में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन बड़े गोले में घूम रहा है। देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस वेयर दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर, एम आई राइट? तो ये इसमें घूम रहा है, और ये इसमें घूम रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन टकरा जाए, है ना? देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस वेयर दिस इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद ईच अदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अब तो ये बता कि जो इलेक्ट्रॉन 2s में घूमेगा, 2s में, ये 2s में, तो वो इस रास्ते में घूम रहा है, उसका क्या लेना देना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से? तो बेसिकली दोनों ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे, बोलो है, बेसिकली दोनों ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. गॉट इट? तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, मुझे यहाँ से क्या समझ आएगा, मुझे बताओ। कि भाई नोडल प्लेन आ गया, फिर 2s आ गया, पर 2s में भी वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ना, तो वो डायरेक्शन नहीं देख रहा, वो कह रहे हैं तो मैं ऐसे घूम लेता हूँ, थोड़ी देर बाद ऐसे घूम लेता हूँ, थोड़ी देर बाद ऐसे घूम लेता हूँ। वो अपने कितने डायरेक्शन चेंज करे, पहली बात तो वो अंदर टकराने वाला नहीं है, और घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, और घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। फंडा समझ में आया कि नहीं? आप देखिए, तो जब ये हो गया, जब ये हो गया, ठीक है,
2p की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन 2p में घूमता है ना तो ऐसे रैंडमली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, रैंडमली अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। वो क्या करता है, वो कहता है दो इलेक्ट्रॉन बोलो एक्स के रास्ते में घूमे, तो दिस इज अ सर्कल, तो लाइक इफ आई डिवाइड दिस एंटायर स्पेस पार्ट को मैं, तो होगा क्या, तो होगा क्या, ये हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन 2p के एक्स वाले घूम रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन वाई वाले रास्ते में घूम रहे हैं, और जा रहे हैं। ऐसा नहीं नो, मूविंग ऑन देयर पाथ। और थर्ड हमारे पास है 2pz, so they are going to have parts pz and this was 2p1, तो दो इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है पूरी, हाँ कहीं भी electron, और ये इलेक्ट्रॉन जो 2p के इलेक्ट्रॉन है वो अब्रप्टली पूरे सेल में नहीं गए। ये बात समझ आ रही है, तो यहाँ पर जो था वो यहाँ से यहाँ तक, दिस वाज एंटायरली में n इज इक्वल टू 2, उसमें इतना पोर्शन 2.0 था और ये येलो पोर्शन 2.1 है। अगर ये येलो पोर्शन 2.1 है और ये वाला पोर्शन 2.0 है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताइए? बताओ, बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. तो दिस इज गोइंग टू बी 2.0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2.1, गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. तो इसमें जो ये जगह है ये, क्योंकि मुझे प्राइमरली इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 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 तो ये जगहों को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। मतलब पूरी प्रिंसिपल शेल का एक ये एरिया, एक ये एरिया, एक ये एरिया, so these are some predefined areas inside the subshell which basically starts from 2p 3p like that। तो मैं इसे कैसे बोलूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी कि भाई 2p प्रिंसिपल शेल का ये एरिया क्या है, ये एरिया है 2.1.0, ये एरिया है 2.1.1, और एक एरिया ये है मेरे पास विच इज गोना बी 2.1 पॉइंट -1। कहने का मतलब कि मैंने ये बताया कि सेकंड प्रिंसिपल शेल के एस सब पी सब शेल में एक फर्स्ट एरिया है अलोंग एक्स, वो 0 है, तो दिस इज माय रिप्रेजेंटिंग माय ऑर्बिटल 1, फर्स्ट ऑर्बिटल। सेकंड प्रिंसिपल शेल के एन पॉइंट एल पॉइंट एम, एन पॉइंट एल पॉइंट एम, एन पॉइंट एल पॉइंट एम, एम आई राइट? एन बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सबसेल का नंबर, और सबसेल में कौन से नंबर का ऑर्बिटल है वो बताता है हमें एम क्वांटम नंबर। एन का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब होता है एक और नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिस कॉल्ड एज माय सब्सिडरी क्वांटम नंबर। और एम मेरे पास क्या होता है, एम मेरे पास क्या होता है, एम इज माय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे फुल प्रिंसिपल शेल बताता है, एल मुझे एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, एम मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है विच इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द ऑर्बिटल्स। ये मुझे बताता है, एल बताता है सबस्टेंस के बारे में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। Yes, ma'am. ठीक है, अब आप लॉजिकली समझो, क्योंकि अब देखो, तो एल का वैल्यू जीरो का मतलब क्या होता है? एल का वैल्यू जीरो का मतलब क्या है? अब पहली बात तो आप एक बात समझो, तो इतनी बात तो आप समझ गए कि अगर यहाँ न्यूक्लियस है तो नंबरिंग कैसे होती है, वन फर्स्ट प्रिंसिपल शेल, और ये वाली वैल्यू है मेरी 1.0। ये वाली वैल्यू मेरी कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड है, तो ये वाली वैल्यू है मेरी ऐसे, तो ये है 2.0 और ये है 2.1, एम आई राइट? तो ये मेरा ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन बना दिया मैंने, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी माय डॉटेड लाइन। अगर ये मेरा इस तरह से डॉटेड लाइन है, इसका मतलब क्या है? गॉट द पॉइंट? दिस इज गोइंग टू बी 2.0 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2.1। नेक्स्ट क्या है, फिर से नोडल पेन आएगा, फिर आएगा 3.0, 3.1, 3.2। कहने का मतलब है कि ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, और ये 3b। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है, एक रूल आया, इसको हम बोलते हैं ऑफबॉ रूल। ऑफबॉ रूल जो होता है, ऑफबॉ वर्ड इन द जर्मन लैंग्वेज मीन्स बिल्डिंग ऑफ, मीन्स बिल्डिंग ऑफ, इट मीन्स बिल्डिंग ऑफ। तो बिल्डिंग अप का बेसिक मतलब क्या है मुझे बताओ, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द increasing order of the energy, in the increasing order of their energies। जिसकी एनर्जी ज्यादा वो सबसे बाद में भरेगा, जिसकी एनर्जी कम वो पहले भरेगा। और हमेशा याद रखिएगा, जो अब सीधी सी बात है, लॉजिकली समझो, ठीक है? आप ऐसे समझो कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ काम करना है, ठीक है, यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप लेट्स से, और आपको ट्रिप के लिए स्कूल में पैसे सबमिट करने हैं, एंड बाय सम ऑफ द चांस आपको घर में मम्मी ने पैसे नहीं दिए, ठीक है, या किसी ने ये पैसे नहीं दिए, या फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ट्रिप पे कुछ खाने को ले जाना है और आपकी मान लो तबीयत खराब हो गई, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं शायद ये ठंडी चीज खा पाता। तो आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने क्यों क्यों अपनी तबीयत खराब कर ली मैंने, नहीं तो मैं अच्छी खासी कोल्ड कॉफी पी रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब हम जो करना चाहते हैं वो हम किसी रीजन से अगर नहीं कर पाते, तो हमें क्या डेवलप होता है? गुस्सा। क्या डेवलप होता है? गुस्सा। तो वो होता है मेरे हाई एनर्जी स्टेट में होती है, तो हम गुस्सा खुद पे आ रहा था, वी आर कर्सिंग आवरसेल्व्स, क्या मैंने क्यों कर दिया ये सब, है ना? ऐसे ही आप ये समझो, और अगर आपको जो आप करना चाहते हो वो आप कर लो, तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। जो आप करना चाहते हो अगर आप वो कर लो तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। तो यहाँ पे हम ये समझे कि वी आर गोना हैव 3.0, 3.1, 3.2। तो आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, और न्यूक्लियस में रहते हैं कौन, बहुत सारे प्रोटॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज किसका है? न्यूक्लियस का। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वांट्स टू स्टे विद इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं न्यूक्लियस के पास रहूं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन है, तो नेचुरली वो पास रहना चाहते हो। समझ रहे हो? और आप देखो, मैंने के चलते इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दूर कर दिया न्यूक्लियस से, और एल वाले को तो और दूर कर दिया, और एम वाले को तो और भी दूर कर दिया।
तो माय पॉइंट इज कि के का इलेक्ट्रॉन, एल का इलेक्ट्रॉन और एम का इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर 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 हो गए, जैसे के, एल और एम, तो जितना वो न्यूक्लियस से दूर हो गया उतनी उसमें एनर्जी बढ़ गई। बोलो हाँ। और अगर उसमें एनर्जी बढ़ गई क्योंकि फिर उसमें गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ना चल रहा, इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और हमने उसको दूर कर रखा है। तो सीधी सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है, एल जो है वो थोड़ा दूर है, एम जो है वो और दूर है। तो लोएस्ट एनर्जी तो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। तो कैसे फीलिंग होगी? The electrons will be filled from in an increasing order of energy, that is from lowest energy, that is from lowest energy to highest energy। अब मुझे बताओ कैसे फीलिंग होती है। तो ऑफर रूल का जो फंडा है वो हमें ये बताता है कि जो सबसे क्लोजेस्ट सेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, उसमें गुस्सा कम आया है। और जो फार्थेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसमें गुस्सा बहुत भरा पड़ा है, क्योंकि वो सब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहने लगते हैं। तो एनर्जी जिसकी ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहेगा, इलेक्ट्रॉन कहेंगे "भी मेरे को तो न्यूक्लियस के पास ही रख दो"। तो इसका मतलब पहले कौन भरेगा? 1s भरेगा। और 1s में n की वैल्यू कितनी है? 1। और l की वैल्यू है 0। फिर क्या कर दो? 2s भर दो, तो यहाँ n की वैल्यू है 2 और यहाँ l की वैल्यू है 0। यहाँ 2p, तो बताओ n की वैल्यू है 2 और 2p लिखने को 2p है, लेकिन अंदर ही अंदर वो 2.1 है। 2s लिखने को है पर वो अंदर ही अंदर 2.0। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? है ना? अब दोनों के दोनों ही सेकंड प्रिंसिपल सेल पे, 2.0 भी 2.1 भी, लेकिन इससे दोनों को काम कहता है जिसका ज्यादा। और वाली रूल का पार्ट है ये, ऑफ और रूल का ही पार्ट है। तो ऑफ और रूल को सपोर्ट करने के लिए एक और दो साइंटिस्ट है जिनका नाम था बोफर एंड बरी। तो वी गेट दिस न्यू रूल व्हिच इज कॉल्ड बोफर बरी रूल। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जिसका n प्लस एन ज्यादा उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा, और जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। इज दिस पार्ट क्लियर और not? उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा will be filled later on. So high energy orbital will be filled later on. High will be filled later on. Are you understanding my point of view? Yes, ma'am. Alright. तो पहले भरेगा कौन? अब हिसाब लगाओ। तो अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 है, तो इसका n प्लस l कितना हो गया? 2 प्लस 1 हो गया 3। और इसका n प्लस l कितना हो गया? 2 प्लस 0 हो गया 2। तो जिसका 2 प्लस 0 इज 2 और वो वैल्यू लेस है, तो उसकी एनर्जी भी लेस है। और जिसका n प्लस l ज्यादा, मतलब उसकी एनर्जी भी ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ? Yes, ma'am. तो कौन पहले भरेगा? 2s पहले भरेगा और बाद में 2p भरेगा। ऐसी 1s में n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है। s मतलब सब शेल 0, मतलब सब शेल l इज इक्वल टू 0, मतलब s सब शेल नाम रखा उसका। तो n प्लस l का वैल्यू हो गया कितना? 1 प्लस 0, सो द आंसर इज 1। तो 1 तो छोटा है 2 से, तो 1s की एनर्जी और कम है। और क्योंकि 1s की एनर्जी बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है? ये 1s है, फिर 2s है और फिर 2p है, एंड लाइक दैट। यस और नो?
Yes, ma'am. गॉट इट? तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर देखो क्या बना। ऑफ बार उनका सपोर्ट सिस्टम बना बोहर बोरी रूल, और उसमें बोला गया 1s, फिर बोला गया 2s एंड 2p, फिर बोला गया 3s 3p 3d। ये क्या है बेटा? थर्ड प्रिंसिपल शेल की सब शेल्स लिखी है। तो मैंने लिखा 4s 4p 4d एंड 4f, तो ये फोर्थ प्रिंसिपल शेल की सब शेल है। फिर मैंने लिखा 5s 5p 5d एंड 5f, तो ये फिफ्थ प्रिंसिपल शेल की सब शेल है। तो आप सबका n प्लस एल निकालो मेरा, आप सबका n प्लस एल निकालो। तो जब आप इन सबका n प्लस एल निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा मुझे बताओ। जब आप इन सबका n प्लस एल निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ। जब आप इन सबका n प्लस एल निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? ये सबका n प्लस एल निकालने में 1 + 0, इसकी वैल्यू आई 1, 2 + 0 इसकी वैल्यू आई 2, 2 + 1, क्योंकि एल की वैल्यू 0 मतलब एस, एल की वैल्यू 1 मतलब पी, एल की वैल्यू 2 मतलब डी, एल की वैल्यू 3 मतलब एफ। तो यहाँ 2 + 1 हो गया 3, यहाँ 3 + 0 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4, 3 + 2 हो गया 5। आई यू अंडरस्टैंड? क्योंकि डी मतलब एल की वैल्यू 2। सिमिलरली यहाँ कितना हो गया? 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। 4s में n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 3 है। 5s का वैल्यू हो गया 5, क्योंकि 5 + 0 5p में क्या है बेटा? n का वैल्यू 5, p के लिए l की वैल्यू 1, तो 5p will be 6, 5 + 2 will be 7 and 5 + 3 will be 8। Are you understanding? तो ये मैंने नीचे सबकी n + l वैल्यूज लिख दी। अब बताओ सबसे पहले कौन भरेगा? 1s, जिसका 1 + n + l छोटा, उसकी एनर्जी सबसे कम, जिसकी एनर्जी सबसे कम, जिसकी एनर्जी सबसे कम। आई यू अंडरस्टैंड? वो सबसे पहले भरेगा, उसके बाद कौन भरेगा? 2s भरेगा। 2s के बाद कौन भरेगा? 2p, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू 3 है। और अब आप देखो 3 तो 2p की भी है और 3 तो 3s की वैल्यू भी आ रही है। तो अब बताओ, जैसे n + l निकाला और 2p का निकाला और n + l निकाला, मैंने 3s का निकाला। अब लॉजिकली बताओ, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, n + l आया 3, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, n + l आया 3। तो जिसका n + l वैल्यू सेम, उसका क्या हाल है बताइए? जिसकी n + l वैल्यू सेम, उसका क्या हाल है बताइए? पर लॉजिकली सोचो, 2p का मतलब सेकंड प्रिंसिपल शेल की सबशेल, और 3s का मतलब क्या? थर्ड प्रिंसिपल शेल की सबशेल। तो लॉजिकली क्या बात बनी? उसके बाद थर्ड शेल, तो थर्ड प्रिंसिपल शेल आएगी तो सेकंड प्रिंसिपल शेल के पीछे ही। इसका मतलब अगर 2p और 3s इनका n + l वैल्यू सेम आ रहा है और टाई आ गया, टाई बन गई n + l में, तो टाई बनने का मतलब है कि हम फिर देखेंगे n का वैल्यू, और जिसमें n का वैल्यू ज्यादा, ठीक है, उसमें n + l ज्यादा, उसमें उसकी एनर्जी ज्यादा। तो अगर इफ n + l इज सेम, तो फिर क्या करूं? चेक द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू चेक करो। और अगर आप n का वैल्यू चेक करोगे तो आप क्या देखोगे? जैसे जैसे n + l का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, जिसका n का वैल्यू ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा।
तो व्हाट डू यू थिंक वी आर गोना हैव? 1s भरा है, 2s भरा, 2p देखो इस लाइन पे 2p भी आया, 3s भी आया, 2p का n प्लस एल भी 3s, तो ये बेसिकली जो लाइन है ना, ये ये n इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, n की वैल्यू 2 है, फिर n की वैल्यू 3 है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये इस तरीके से ये भरेगा। फिर 2p की 3s की बात कौन भरेगा? 3p 4s। फिर कौन भरेगा? 3d 4p 5s। फिर भरेगा 4d 5p 4s 5d, like that. Are you understanding my point of view? Yes, ma'am. Is this part clear? तो अगर मुझे ऐसे लिखना है, मान लो मुझे लिखना है फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 21 है, तो मैं लिखूंगी 21 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 21 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स भरने शुरू करो, और हमें ये पता होना चाहिए कि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी सबशेल में, माइंडेड आई यूजिंग द वर्ड सबशेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? करेक्ट? Yes, ma'am. तो द आइडिया हियर इज व्हाट? द आइडिया हियर इज व्हाट? बताइए। ये 21 प्रोटॉन्स है और फिर 21 इलेक्ट्रॉन्स है। गॉट द पॉइंट? तो कैसे भरेंगे? सबसे पहले भरेगा 1s2, ऑर्डर देखते जाओ। 1s, ऐसा। तो 1s के बाद भरता है 2s। एस कैसा? अब किसी का भी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 21 में से 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर 2s के बाद कौन भरेगा अकॉर्डिंग टू ऑफ रूल? 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 2 + 2 4, 4 + 6 10। 2p के बाद कौन भर रहा है? 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। s के बाद कौन भर रहा है? 3p। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मुझे बताइए? 6। 3p 6 के बाद कितना भर रहा है? 4s2। और 4s के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3d। तो कितने भर गए? 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 18, 18 + 2 20, 3d1। तो बस मुझे ये ऑर्डर फॉलो करना है, ये जो सांप मैंने बनाया है। ऐसे जाओ, फिर मुड़ जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर मुड़ जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर मुड़ जाओ, एंड लाइक दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑफ? जस्ट टेल मी। Y- Yes, ma'am. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज दिस कॉन्सेप्ट? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नो? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. So this is the idea. This is the idea, and this is the concept. So this is how we kind of, you know, we write down the electronic configuration. ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एस ऑप्शन मैंने S2 बोल दिया, तो S2 हो गया फुल्ली फिल्ड ऑफ एस। अगर मैंने बोल दिया P6, तो P6 क्या बन गया? P6 बन गया मेरे पास फुल्ली फिल्ड ऑफ P।
ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने बोल दिया डी सबशेल, तो व्हाट इज डी सबशेल? डी का फुल्ली फिल्ड क्या होगा? डी 10, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी ही 10 की है। और एफ का मैक्सिमम कितना हो गया? एफ 14। ये हो गया मेरा फुल्ली फिल्ड ऑफ एफ। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. सो दिस इज द आइडिया। अगर मुझे ऐसे बोला जाए तो हमेशा याद रखिएगा, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी वेरी स्टेबल देन हाफ फिल्ड। ठीक है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी मच स्टेबल देन हाफ फिल्ड या एनी रैंडम कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल मैंने बोला P3, तो हाफ कितना हो गया? P3 इज हाफ फिल्ड, D5 इज हाफ फिल्ड, F7 इज हाफ फिल्ड, F1 इज हाफ फिल्ड। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. फॉर द पॉइंट? Yes, ma'am. Okay, so that's the idea we have for all these orbitals with us. ठीक है। Okay, ma'am.